भारत में ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया है। आप लोगों को हैरानी हो जाएगी सुनकर कि जिनकी संख्या 3.5% है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, ये ब्राह्मणों ने बनाई है। कितने लोगों को पता है? मैं जब यूपी में आकर जाटों को पूछा, भाई तुम्हारा कौन आदमी था कांग्रेस बनाने में, जरा बताओ तो, उसका नाम बताओ। एक आदमी का बताओ, 2 आदमी का मत बताओ, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, मगर एक आध होगा, जरा बताओ। एक भी आदमी नहीं था, सारे ब्राह्मण लोगों ने बनाया नेशनल कांग्रेस। ज्योतिराव फुले को कांग्रेस में लाने की कोशिश की गई थी, उन्होंने कहा ये तो ब्राह्मणों का संगठन है, मैं कैसे आ सकता हूं इसमें? ये रिकॉर्ड करके लिखित करके रखा हुआ है, लिखा हुआ है। तो 1885 को जो कांग्रेस बनी, ये ब्राह्मणों ने बनाई, ये ब्राह्मणों का संगठन है। दूसरी बात, दूसरा संगठन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमृत डांगे नाम के ब्राह्मण ने बनाई। ये कोकनस्थ ब्राह्मण थे। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये केरला के EMS नंबूदरी ब्राह्मण ने बनाई। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी भारतीय जनता पार्टी RSS ने बनाई। बनाने के पहले जनसंघ बनाया था। जनसंघ का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाली ब्राह्मण था। अटल बिहारी और आडवाणी ने मिलकर 77 में जनता पार्टी में जनसंघ विलीन कर दिया था। झगड़ा हुआ, 80 में बाहर आ गए। बाहर आकर जनता पार्टी का त्याग करके भारतीय जनता पार्टी बनाई और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया। हो गई 4 नंबर की पार्टी ब्राह्मणों की। 5वीं पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। उसके पार्टी को पिछले साल अक्टूबर महीने में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया। जिनकी संख्या देश में 3.5% है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। मुसलमानों की संख्या 15% है। मुसलमान मुझे बताए एक पार्टी का नाम। मुसलमानों की कौन सी नेशनल लेवल की पार्टी बताओ? मुसलमानों की संख्या 15%, ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। 3.5 वालों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां, मुसलमानों की संख्या 15%, लगभग 20 करोड़। बताओ कोई सिंगल पार्टी है मुसलमानों की? अभी हमारे भाई जब मैं बोलने के लिए आया था तो उन्होंने रामनगर के बारे में कुछ बताया और कहा कि राम ने सृष्टि का निर्माण किया। मैं तो नहीं मानता। अगर राम दशरथ का बेटा है, वो इस धरती पर मां बाप से पैदा हुआ है, वो सृष्टि को पैदा कैसे कर सकता है? जो खुद मां बाप ने पैदा किया वो सृष्टि को कैसे पैदा कर सकता है? मौलाना समझ रहे क्या? जो खुद उसके मां बाप ने पैदा किया वो सृष्टि को पैदा कैसे कर सकता? हम नहीं मानते। मुसलमानों के मन में थोड़ा खौफ है, इसलिए वो गलत बातें भी बोल देते हैं ताकि ब्राह्मणों को थोड़ा खुशी हो जाए। हमें ब्राह्मणों का कोई डर नहीं लगता। हजारों साल से हमारे पुरखे लड़ रहे हैं। आप लोगों को भीमा कोरेगांव का उदाहरण देता हूं। भीमा कोरेगांव में हमारे 500 लोगों ने 28,000 ब्राह्मणों को मारा। 500 लोगों ने, दुनिया में कोई इतिहास अवेलेबल नहीं कि 500 लोगों ने 28,000 को मारा। उन लोगों का खून है मेरे शरीर में, मैं कमजोर आदमी नहीं हूं। और वो जो हमारे पुरखों के शरीर में खून दौड़ रहा था, वो उस समय जितना गर्म था, अभी हमारे ठंडा नहीं हुआ है, वो अभी भी गर्म है। लड़ाई इसीलिए सारे देश भर में हम लोग लड़ रहे हैं। और हमने कमांडो लिया। देखा कोई कमांडो है हमारे साथ?
बगैर कमांडो से घूम रहा हूं सारे देश भर में, देखता हूं कौन मारता है। अरे इस देश दुनिया में आदमी आए तो मरना तय है, और कुत्ते की मौत मरने के बजाय साले लड़ते लड़ते मरेंगे। जो आदमी कुत्ते की मौत मरता है, आपने कभी सुना कि कुत्ता जब मरता है तो अखबार में खबर आती है कि फलाना कुत्ता फलाने गली में रहता था, बहुत ईमानदार था, उसी गली में पैदा हुआ, उसी गली में खाना खाता था, उसी गली में टट्टी करता था, उसी गली में मर गया, कितना महान था। ऐसी कोई खबर अखबार में आती है? तो कुत्ते की मौत मरने के लिए हम तैयार नहीं है, लड़ते लड़ते मरेंगे। अरे लड़ते लड़ते मरेंगे तो फिर खबर आएगी, और लड़ते लड़ते जो मरता है उसको लोग मरता नहीं बोलते हैं, लोग बोलते वो शहीद हो गया। चलो मेरी बात सुन लो, थोड़ा दिमाग में डाल दो। मेरी जिंदाबाद करने की उतनी जरूरत नहीं है जितनी सुनने की जरूरत है जो मैं कहना चाहता हूं। तो साथियों, हम तो इस देश में मुसावात के लिए लड़ रहे हैं, समानता के लिए लड़ रहे हैं, इंसानी न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम इस देश में न्याय हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई गलत लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं। सारे दुनिया में लड़ाई लोग लड़ रहे हैं इंसाफ के लिए, गलत थोड़ी है। संविधान भी इस बात को मानता है कि इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, वो भी कहता है इंसाफ के लिए लड़ना चाहिए। गलत काम थोड़ी कर रहे। तो ब्राह्मणों ने इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर लिया। ये राज उन्होंने कानून और संविधान के विरोध में स्थापित किया। ये लोग कानून को नहीं मानते होते तो कभी दिल्ली के गद्दी पर काबिज नहीं होते। मैं तो लॉजिकल बात कह रहा हूं भाई, तर्क संगत बात कह रहा हूं। जो लोग इस देश में ईमानदारी से यदि चुनाव होता तो 3.5% वाला ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच कहां हो सकता है? जो लोग गांव का सरपंच नहीं बना सकते, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री उन्होंने नॉमिनेट किया। ये जो नरेंद्र मोदी है, ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर शायद आपको समझेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा कठिन शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए थोड़ा देसी उदाहरण देकर के समझाता हूं। नॉमिनेटेड कठिन है समझने के लिए, संवैधानिक शब्द है। ये नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ है। तो नॉमिनेटेड जो शब्द है वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं नॉमिनेटेड शब्द का देशी अर्थ समझाता हूं। गांव में आदमी शादी करके औरत लाता है अपने घर में, बीवी लाता है, तो परिचय करवाता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। दूसरा आदमी कहता है फिर ये कौन है? ऐसी रखी हुई है। मैं महिलाओं से थोड़ा माफी चाहता हूं, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए उदाहरण दे के समझाना पड़ रहा है। कहता है ये तो शादीशुदा है और ये ऐसी रखी हुई। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसे रखा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी ये ब्राह्मणों का ऐसे रखा हुआ है। तो आप लोगों ने तालियां बजाकर ये बताने का कष्ट किया कि आपको अब समझ में आ गया है। तो मेरी मजबूरी ये है कि जो अंग्रेजी शब्द मैं यूज करता हूं वो आप लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द है और सवाल बोलने से ज्यादा अहम होता है समझना। बोलना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बोली हुई बात को समझना। अगर आदमी समझ गया तो वो फिर उस हिसाब से अपने जीवन में आचरण करना शुरू कर देता है। तो नरेंद्र मोदी ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। मैं आपको इसका एक और सबूत देना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहला फैसला किया। क्या फैसला किया? कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। ओबीसी का आदमी है, नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है। उसने खुद ओबीसी के विरोध में पहला फैसला किया, ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। दूसरा फैसला किया, 314 बच्चे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस पिछड़े वर्ग के पास हुए। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मसूरी में ट्रेनिंग लिया 2 साल का।
फिर प्रधानमंत्री के पास फाइल गई पोस्टिंग देने के लिए, तो प्रधानमंत्री ने पिछड़े वर्ग के लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी के तौर पर पोस्टिंग करने के बजाय वो फाइल रद्द कर दी। 314 बच्चे। तीसरा फैसला किया उन्होंने कि ओबीसी के लोगों को विकास करने के लिए बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। विकास करना है तो बजट में पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए ना। और नरेंद्र मोदी विकास के ऊपर भाषण करता रहता है, विकास 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 विकास, घंटे घंटे भाषण करता है विकास के ऊपर। अभी 15 अगस्त को लाल किले पर 1.5 घंटे बोला, यानी भाषण में विकास हो गया। पहले घंटे भर बोलता था, फिर 1.5 घंटे बोला तो भाषण में विकास हुआ। ओबीसी पिछड़े वर्ग में कोई विकास नहीं हुआ, साला पैसा ही नहीं देगा तो कहां से विकास होगा भाई? बगैर पैसे से विकास होगा? कैसे होगा? पिछड़े वर्ग के ओबीसी के बच्चों को वजीफा मिलता था। मुसलमानों को वजीफा शब्द समझ में आएगा क्योंकि उर्दू का शब्द है, क्योंकि मैं थोड़ा तमीज रखता हूं भाषा का, कौन सा शब्द हिंदी का है, कौन सा उर्दू का है, कौन सा पर्शियन है, थोड़ी तमीज रखता हूं, थोड़ा अभ्यास करता हूं, उसके आधार पर बता रहा हूं। वजीफा जो है वो हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का है। स्कॉलरशिप अंग्रेजी का शब्द है। तो ये स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को पिछड़े वर्ग के, ताकि गरीब जो बच्चे हैं महाविद्यालय में पढ़ाई कर सके। 4.5 साल हो गए, एक नया पैसा वजीफा नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। पिछड़े वर्ग का आदमी है, पिछड़े वर्ग को, अरे उसके बाप के जेब से नहीं जाएगा भाई, उसके बाप के जेब से नहीं जा रहा है। इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग जो नमक खरीदी करते हैं, आप लोगों को थोड़ा जानकारी हो जाए इसलिए बता दो। गरीब से गरीब आदमी, डॉक्टर ने टाटा को टेस्ट किया, बिरला को टेस्ट किया, अंबानी को टेस्ट किया, और डॉक्टर ने टाटा, बिरला, अंबानी को कहा नमक थोड़ा कम खाना, नमक थोड़ा कम खाना है। गरीब थोड़ी है हम लोग, नमक कम खाने के लिए बोल रहे हो? हम पैसे वाले लोग हैं, क्यों कह रहे हो नमक कम खाने के लिए? नहीं नहीं, गरीबी अमीरी का मामला नहीं है। एक नमक ज्यादा खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए कह रहे हैं नमक कम खाना। गरीब आदमी, उसको सब्जी अगर खाने में नहीं मिलती है तो रोटी वो नमक के साथ खाता है। वो ज्यादा नमक खाता है गरीब आदमी। जब वो ज्यादा नमक खाता है तो ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है। ज्यादा नमक खरीदना पड़ता है तो उसके ऊपर 2 प्रकार का टैक्स होता है, सेल टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स होगा। तो हर आदमी, गरीब से गरीब आदमी नमक खरीदता है तो गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है। आप लोगों को टैक्स समझ में नहीं आता होगा। टैक्स जो है गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है, और जितना गरीब से गरीब आदमी देश में टैक्स देता है और सरकार के तिजोरी में पैसा जमा होता है, अरे वो पैसा तो कम से कम पिछड़े वर्ग को दो जितना हम आपको दे रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे टाटा, बिरला, अंबानी जो टैक्स दे रहा है उसका पैसा हमको दो। तो ये 2-4 उदाहरण मैंने इसलिए आपको दिए ताकि आपको पता चले कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले कर रहा है, ये स्वाभाविक नहीं माना जाता। पिछड़े वर्ग का ही आदमी पिछड़े वर्ग के ही विरोध में फैसले कर रहा है, ये नेचुरल नहीं माना जाता, स्वाभाविक नहीं माना जा सकता। फिर भी वो कर रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं इसे सच्चाई नहीं मानता हूं। फिर सच्चाई क्या हो सकती है तो आपको सच्चाई समझाने के लिए उदाहरण देता हूं। हेलो, हाँ, ये हो गई हो। हेलो, तो हमारे लोगों को मैं सलाह देते रहता हूं कि हमारे कार्यक्रमों में 2 माइक रखा करो, एक बिजली के ऊपर रखा करो और एक बैटरी के ऊपर रखा करो। जनरेटर की भी जरूरत नहीं। मैं देहाती आदमी हूं, देहात में बिजली नहीं हुआ करती थी, तो हम बचपन में इलेक्शन में प्रचार करने के लिए जाते थे तो गाड़ी में, बैलगाड़ी में बैटरी रखते थे और बैटरी के ऊपर लाउड स्पीकर चलाते थे।
और अनाउंसमेंट करते थे। तो हमारा देहाती समझदारी के आधार पर मैं लोगों को बोलता रहता हूं कि 2 माइक रखा करो, एक माइक बिजली के ऊपर, एक माइक बैटरी के ऊपर। तो एक माइक बिजली अगर चला गया तो बैटरी वाला चालू ही रहेगा, पता भी नहीं चलेगा बिजली कब आएगा और कब गई। क्योंकि होशियारी से जब तक आदमी काम नहीं करेगा, दोज हु प्रोवाइड ए बेटर गट्स एंड बेटर ब्रेन दे विल बी सक्सेस। कोई भी आदमी सफल नहीं होने वाला, जो बेहतर बुद्धि प्रदर्शित कर सके वो आदमी सफल हो सकता है। तो इसलिए साथियों, मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि पिछड़े वर्ग का आदमी प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पिछड़े वर्ग के विरोध में फैसले कर रहा है, स्वाभाविक नहीं है। इसलिए उदाहरण देकर यह बात समझाना चाहता हूं कि गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, वैसे होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर बोला, गधे से गधा आदमी ढूंढ लो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और उसको बोलो कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारे बायां पैर काट दो। तो वो जो गधे से गधा आदमी है वो क्या बोलेगा? बोलेगा गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं, गधा जरूर हो, इतना गधा नहीं हो कि अपने हाथ से अपना पैर काट दो। अगर गधे से गधे आदमी को इतनी समझदारी आ सकती है तो नरेंद्र मोदी को समझदारी नहीं है, ऐसे कैसे कहा सकता? नरेंद्र मोदी के पास समझदारी नहीं है, ऐसे कैसे कहा जा सकता? और अगर नरेंद्र मोदी के पास समझदारी है तो ये फैसले उसने किए होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। फिर ये फैसले किसने किए? तो पर्दे के पीछे वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है। पर्दे के पीछे वास्तविक सत्ता नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं है, पर्दे के पीछे आरएसएस के जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के नियंत्रण में सत्ता है और वो लोग ये फैसले कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को किस तरह से प्रधानमंत्री बना के रखा है समझाने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को। तो इस तरह से ये बात सिद्ध होती है कि वास्तविक सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है।